चलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर लेते हैं, जस्ट उसी के बाद हम लोग नया लेसन अपलाए हैं वैदिक सभ्यता। हम लोग आज से वैदिक सभ्यता का शुरू करेंगे और कुछ उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के सामने हम रखेंगे और जरूर आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, यानी वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड दिया गया है हमारे बुक में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, और इसी वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया, एक रखा गया ऋग वैदिक काल और दूसरे को रखा गया उत्तर वैदिक काल। तो अब देखिए इसी टाइम जोन को 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के बीच को हम दो टाइम में डिवाइड करेंगे, दो टाइम जोन में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक रखेंगे 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, इसको बोला गया ऋग्वैदिक काल। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल, और फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रखा गया है इसको उत्तर वैदिक काल। जब काल विभाजन हो गया, कुछ हम लोग अलग अलग कालों के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए ऋग्वैदिक काल कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी और बोला जाता है वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाया गया। वैदिक सभ्यता जो था किसके द्वारा, आर्यों द्वारा बसाया गया था। ये मूल रूप से यह आर्यों की सभ्यता थी। यहाँ से फिर कुछ फैक्ट आ जाता है, जैसे आर्य आए कहां से। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान बोलते हैं आर्किक क्षेत्र से आए, कुछ बोलते हैं ध्रुव क्षेत्र से आए। इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों का अपना क्या है, अलग अलग मत है। देखिए पहला जो विद्वान है दयानंद सरस्वती, आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। दयानंद सरस्वती जी का मानना है आर्य जो आए थे कहां से, तिब्बत से। आर्य कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी में से एक है। इस नाम से भी आप क्या होंगे, परिचित होंगे। बाल गंगाधर तिलक का मानना है आर्य जो आए हैं कहां से, उत्तरी ध्रुव से। कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। उसी तरीके से मैक्स मूलर हो गए। मैक्स मूलर साहब का मानना है जो आर्य आए हैं कहां से, मध्य एशिया से। आर्य आए हैं मध्य एशिया से। उसी तरीके से डॉक्टर अविनाश चंद्र का मानना है आर्य मूल निवासी कहां थे, सप्त सैधव प्रदेश से। सप्त सैधव प्रदेश से माने कौन, डॉक्टर अविनाश चंद्र महोदय। उसी तरीके से एक और इतिहासकार विलियम जोन्स का मानना है कि वह वैदिक जो सभ्यता आर्य लोग जो थे कहां से आए हैं, यूरोप से आए हैं। ये कंप्लीटली डिफरेंस हो गया। चलिए जैसे यहाँ तो इतना जानकारी हम लोग ले लिए कि आर्य आए कहाँ से। तो इस स्रोतों को जब हम लोग पढ़ेंगे आर्यों की जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये महोदय सब बोल दिए हैं आर्य यहाँ से आए हैं, लेकिन ये आए कहाँ से, स्रोत जानकारी है लिखा कहाँ, ये भी जानकारी हम लोग को जानना क्या जरूरी है। जैसे देखिए आर्यों की जानकारी तो पहला क्या हम लोग जो पढ़ेंगे वैदिक काल में जितना भी वेद हुआ है, पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या मिलता है, आर्यों की जानकारी मिल जाता है। ऋग्वेद से ही आपको आर्यों की जानकारी मिल जाता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख है, जैसे कि बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख से आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है, आर्य लोग आए कहां से थे। तो देखिए और एक यहाँ से प्रश्न आता है, इसमें ना पूछा जाता है कि बोगाज कोई अभिलेख में किस देवता का वर्णन नहीं है, ठीक ना। अरुण, वरुण, इंद्र, नक्षत्र, मित्र, इस सब का चर्चा है, लेकिन किसका चर्चा नहीं है, अग्नि की चर्चा नहीं है। बोगाज कोई अभिलेख में अग्नि की चर्चा नहीं मिलती। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट आगे जैसे वैदिक काल की जानकारी, वैदिक काल यहाँ देखिए सबसे मिलता है। अब इसको स्रोत ढूंढेंगे हम लोग। एक स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, जैसे हम लोग कुछ पुस्तकों में पढ़े लिखे, वहां से हम लोग जानकारी ले ली है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कुछ पुरातत्व खुदाई किए, वहां से पता चला। तब देखिए जैसे साहित्यिक स्रोत में वेद, जैसे वेद कहने मतलब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद,
वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, इस सब से क्या है, वैदिक काल की जानकारी मिलती है हम लोगों को। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग मृदभान यानी घड़ा से पहचानते हैं, औजार कुछ होता, औजार कुछ था, और भोगात कोई अभिलेख से भी, और कुछ अन्य बर्तन से जानकारी मिलता है वैदिक काल की, ठीक ना। उसी की तरह देखिए, अब जो वैदिक का हम लोग देखें और इसका हम लोग देख लिए, इनकी जानकारी ले लिए कहाँ कहाँ से मिला है, स्रोत इसका क्या था, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत देख लिए। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे आर्य का, देखें विस्तार कहाँ था, आर्य जो भौगोलिक क्षेत्र का जो विस्तार था ये कहाँ तक था। जैसे पहला बोलते सप्त सैधव क्षेत्र, जैसे हम लोग देखे थे डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र सेन का क्या मानना था कि सप्त सैधव क्षेत्र से आर्य लोग आए। सप्त सैधव है क्या, किस क्षेत्रों को मिला के सप्त सैधव बना है। देखिए सप्त सैधव क्षेत्र में सिंधु नदी का और पंचनद और घग्गर नदी को मिलने से क्या बना है, सप्त सिंधु क्षेत्र बना है। अब बीच में आ गया पंच नदी, सिंधु नदी तो और घग्गर नदी तो आप नदी है ये सब, लेकिन पंच नदी क्या है, पांच नदी में पांच नदी मुख्य रूप से आता है। पंच नद में चिनाव, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, ये पंचनद कहलाता है। इस तरह से इसका भौगोलिक विस्तार हो गया। देख लिए इसका जो दक्षिणी सीमा, इसका जो दक्षिणी सीमा था आरावली पर्वत, आरावली पर्वत तक इसका था। आर्यों का दक्षिणी विस्तार तक कहां तक था, आरावली पर्वत तक था। उसी तरीके से और मेन पॉइंट यहां से फिर क्वेश्चन आता है, जैसे आर्य लोग क्या थे, हिमालय से परिचित थे। आर्य लोग हिमालय से क्या थे, परिचित थे, यानी हिमालय के बारे में लोग जानते थे। तभी तो देखिए हिमालय से परिचित मुस्बत तथा सिलावत चोटी का चर्चा मिलता है। जब पढ़ेंगे हम पुस्तक, आनंद सब जो पुस्तक या वैदिक काल में जो भी पुस्तक है वो हमें किसकी चर्चा मिलते हैं, मुस्बत तथा सिलावत चोटी की चर्चा मिलते हैं। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आर्य लोगों क्या था, हिमालय की जानकारी था। उसका देखिए आर्य लोग समुद्र से परिचित नहीं थे, समुद्र से वो लोग अनजान थे, अनभिज्ञ थे। समुद्र के बारे में कोई बातें जानकारी कहीं भी नहीं मिली है, लेकिन मरुस्थल की जानकारी मिली है, मरुस्थल की जानकारी मिली है। इस तरह से आप लोग हम लोग कुछ फैक्ट देके आप लोग के सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर ये पसंद आया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और आज का क्लास हम लोग इतना ही फैक्ट के साथ समाप्त करते हैं। तो सभी का धन्यवाद।